तो अभी तक हमने ये देखा है कि अगर दो सिमिलर चार्ज होते हैं, मतलब दो लाइक चार्ज होंगे, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर दो अनलाइक चार्जेस है, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगता है वो हम कूलम्ब्स लॉ से बता सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस है, तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स जो लगेगा वो चार्ज की मैग्नीट्यूड पे और कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेटर से एक चार्ज की वैल्यू है Q1 और दूसरा चार्ज है लेटर से Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेटर से R है, तो जो फोर्स एक्ट होगा दोनों के बीच में, अगर वो लाइक है या अनलाइक है, तो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है, Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, वो दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, दैट इज Q1 इंटू Q2। और वो दूसरा एक फैक्टर पे भी डिपेंडेंट करता है, वो है अगर मैं चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो हमें पता चलेगा कि वो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा। अगर चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है। मतलब ये हो गया हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो हम ये कहते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर मैं ये दोनों को मिला दूं तो हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालता हूँ तो हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिख सकते हैं, वो है K। जो K क्या है, तो K हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0 है वो है परमिटिविटी इन वैक्यूम। मतलब एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी इन वैक्यूम। या अगर सपोज जिसकी वैल्यू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 की अगर वैल्यू रखना है तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो हमारा आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻9। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज टू बी टेकन व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर अगर ये दोनों चार्ज के बीच में कुछ मीडियम है, लेट अस से कोई भी मीडियम ले लेते हैं, लेटर से एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम का वैल्यू यहाँ पर अगर लाना है तो कहाँ से लाएंगे, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन की 0 की जगह मैं लिखूँगा एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F इन मीडियम, जहाँ हम एप्सिलॉन की जगह ये भी लिख सकते हैं इट इज एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन आर जो है इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या तो परमिटिविटी इन मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी जैसे सपोज एयर है तो रिलेटिव परमिटिविटी जो वैल्यू होती है वो है 1। अगर दोनों के बीच में सपोज वाटर लिया है, वाटर मीडियम, तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वाटर की दैट इज 80। अगर दोनों के बीच में, चार्ज के बीच में सपोज हमने कुछ और डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है, जैसे माइका शीट लेते हैं, तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी अराउंड 6 या 7 होती है। तो इस तरह से अगर दोनों के बीच में मीडियम है तो फोर्स जो है दोनों चार्ज के बीच में वो चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस और दोनों के बीच का मीडियम क्या है। तो हम इसमें से ये कह सकते हैं
कि ये इक्वेशन जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं, इसलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। तो अभी तक हमने देखा था कि जब भी दो चार्जेस के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, आइदर रिपल्जन हो या अट्रैक्शन हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो आता है वो था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पर इसी इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं? तो उसके लिए हमें ये दोनों चार्ज को स्पेस में, 2 डायमेंशनल स्पेस में लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दो चार्जेस को 2 डायमेंशनल स्पेस में रखता हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक ये चार्ज है लेट अस से Q1 चार्ज, और दूसरा चार्ज है लेट अस से Q2 चार्ज। अब ये Q1 चार्ज की पोजीशन जो है और Q2 चार्ज की पोजीशन, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है वो हम लेते हैं लेट अस से R1 और R2। मतलब पोजीशन ऑफ अ चार्ज Q1 फ्रॉम द ओरिजिन इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस इज R1 और पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम द ओरिजिन इन 2 डायमेंशनल स्पेस इज R2। अब वेक्टर फॉर्म में अगर जब भी फोर्स लगना है तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस चार्ज पे फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, तो वो फोर्स होगा हमें पता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, पोजीशन जो होगा, पोजीशन वेक्टर जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और हम लेटस से इसे कहते हैं R12 वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन अपवर्ड, ये जो इक्वेशन लिखना है दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो वो कैसे लिख सकते हैं? तो ये लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस यहाँ पर है R12 होल स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। अब R12 वेक्टर कितना होता है, R12 वैल्यू कितनी है? तो हम वेक्टर लॉ के हिसाब से R12 क्या होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है R2 वेक्टर, ये है हमारा R12 वेक्टर और ये है हमारा R1 वेक्टर। तो वेक्टर लॉ अगर लगाएं तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर वो हो जाएगा R1 वेक्टर। इसीलिए R12 वेक्टर जो है वो है R1 माइनस R2। यह अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इंटू, अब ये R12 यूनिट वेक्टर वो कैसे लिख सकते हैं? तो R12 यूनिट वेक्टर जो है इसे हम लिखते हैं R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। सो अगर ये सब्सटीट्यूट यहाँ पर करें तो इंस्टेड ऑफ R12 आई विल राइट डाउन R1 माइनस R2 इन वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय, या मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, जो यहाँ पर लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो हमारा अब फाइनल इक्वेशन हो गया K Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 होल क्यूब। ये हमारा हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 और इसकी डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा है F12 वेक्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। सेम वे अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब चार्ज Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो Q2 के ऊपर जब चार्ज लगेगा तो उसका डायरेक्शन हम बताएंगे इन डाउनवर्ड। तो हमारा ये हो जाएगा F21। अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 जो है वो हम बताएंगे
R21 in downward direction. ऐसे सिचुएशन में R21 कितना वैल्यू है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर लॉ से कि ये हमारा है R2 और ये हमारा है R21 और ये जो था वो हमारा था R1। तो इसमें से अगर आप कैलकुलेट करोगे वेक्टर लॉ लगाओगे तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो R21 जो है दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। सो जब F21 कैलकुलेट करना हो तो हम इक्वेशन में लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू 1 इज K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अब R21 की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 होल स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। अब R21 की जगह हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। सो अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन हो जाएगा वो है K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। तो ये दोनों अगर आप इक्वेशन देखोगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू 1 और फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो दोनों अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम। मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू F21 क्योंकि चार्जेस दोनों सेम हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, इसीलिए फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम। बट डायरेक्शन वाइज अगर देखें तो F12 is in upward direction and F21 is in downward direction. Hence, F12 in vector form is written as equal to minus F21. So, magnitude of force is same but direction of the force is different in opposite direction. So, this is how you can write down Coulomb's law in vector form.